नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान ओम्पुन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा, ओडिशा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल होने की संभावना। प्रधानमंत्री ने कहा, चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के लगभग 1,70,000 जन सेवा आरक्षण केंद्रों से रेल टिकटों की बुकिंग आज से फिर शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के संबंध में विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया। और खाड़ी देशों से 1,000 से अधिक फंसे भारतीयों को आज 7 उड़ानों से स्वदेश लाया जाएगा। प्रभात में अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीषण तूफान ओम्पुन के असर का जायजा लेने के लिए आज सुबह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस तूफान से राज्य के कई जिलों में जान माल का भारी नुकसान हुआ है और फसलें नष्ट हो गई हैं। चक्रवात से अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुरोध को तत्काल स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही चक्रवात प्रभावित बशीरहाट और आसपास के सुंदरबन क्षेत्र का विमान से सर्वेक्षण और तूफान से हुई तबाही का आकलन करेंगे। बाद में दोनों नेता एक समीक्षा बैठक में भाग लेंगे, जिसमें राहत और पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। भीषण चक्रवात ओम्पुन ने कोलकाता समेत राज्य के 7 जिलों में भारी तबाही मचाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राज्य सरकार हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय का एक दल चक्रवात से हुए नुकसान के आकलन के लिए जल्दी ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 टीमें भी राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य में पहुंच रही हैं। कोलकाता से अरिजीत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र। तूफान ओम्पुन से ओडिशा में भी काफी तबाही हुई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ओडिशा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों में सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने तूफान के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति की बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्रालय का दल संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें अब भी काम में जुटी हैं और जब तक राज्यों को जरूरत होगी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी एनडीआरएफ का जो ज्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और अभी भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और जहां वो कहते हैं कि यहां काम करना है और यहां क्लियरेंस करना है और यहां मदद करनी है वो हम लोग करते रहेंगे। एसएन प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ के दलों ने सड़कों से मलबा हटाने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए रात भर काम किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिन्हें शिविरों में रहने को कहा गया था। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत उड़ीसा में कम नुकसान और अगर ज्यादा नुकसान थोड़ा माना जाए तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और वहां के कुछ जिलों में। अभी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें पहला काम हो रहा है कि रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। पेड़ जो गिरकर कटे पड़े हुए हैं उनको काटा जा रहा है ताकि रास्ते और आवागमन की शुरुआत हो सके। श्री प्रधान ने कहा कि तूफान के बारे में मौसम विभाग का अनुमान पूरी तरह सटीक था। इससे एनडीआरएफ को तूफानग्रस्त क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को न्यूनतम करने में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ओम्पुन चक्रवात के पीड़ितों की सहायता में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में काम कर रही हैं और शीर्ष अधिकारी परिस्थिति पर नजर रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्रवात से हुई तबाही के दृश्यों से स्पष्ट है कि ये समय चुनौती भरा है और पूरा देश इस घड़ी में पश्चिम बंगाल और ओडिशा की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के सभी प्रयास जारी हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलगाड़ी के टिकटों की बुकिंग आज से देशभर के लगभग 1,70,000 जन सेवा केंद्रों पर फिर से शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं तो हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर भी शुरू करेंगे। किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 1 मई से अब तक 2050 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लगभग 30 लाख मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। पूर्णबंदी के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत योजना के अनुसार सीमित मात्रा में होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के बारे में एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक विवरण पत्र भरना होगा या उन्हें आरोग्य सेतु ऐप से इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने उड़ान के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले हवाई अड्डा पहुंचे। विमान के उड़ान भरने से 1 घंटा पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ान भरने के 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को सामाजिक दूरी के पालन के साथ साथ मास्क पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तमिलनाडु में कल कोविड-19 के 776 नए मरीजों का पता लगने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 14,000 हो गई है। केवल चेन्नई में ही कल 567 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 400 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शहर में अब तक 94 लोग कोविड-19 से जान गंवा चुके हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संकट के कारण हुए राजस्व के घाटे से निपटने के लिए खर्चों में कटौती की घोषणा की है। महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु सरकार ने खर्चों में 20% तक की कटौती करने का फैसला किया है। नए कार्यालय के फर्नीचर, मनोरंजन, स्वागत तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के खर्चों में 50% तक की कटौती की जाएगी। स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, राहत कार्य तथा जरूरी सेवाओं को छोड़कर कार्यालय के लिए नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री पर होने वाले खर्च में 25% तक की कटौती की गई है। कंप्यूटर तथा अन्य मशीनरी को उसी दशा में बदलने की अनुमति होगी जब वे मरम्मत के योग्य नहीं हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने देश के विभिन्न भागों से आ रहे लोगों के लिए कोरोना संक्रमण की जांच तेज कर दी है। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। राज्य में कोविड के मामलों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भी बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी संक्रमित मरीजों को उनके उपचार के बाद ही घर भेजा जाएगा। उन्होंने राज्य के बाहर से आने वाले निवासियों से आग्रह किया कि जब तक वे कोविड की जांच न करा लें तब तक घर न जाएं। जांच की रिपोर्ट नकारात्मक पाए जाने पर ही उन्हें घर भेजा जाएगा। इस बीच राज्य के हमीरपुर जिले में एक ही दिन के भीतर कोविड-19 के 31 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते जिले में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 41 हो गई है। राज्य में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या 152 हो गई है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 341 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमितों की संख्या 2173 हो गई है, जबकि 138 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। अब तक 3204 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 54 मामले बाराबंकी जिले में पाए गए, वहीं बस्ती में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बस्ती जिले में हाल में मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि बाहर से आने वाले मजदूरों में संक्रमण के मामले ज्यादा पाए जा रहे हैं और मोहल्ला तथा ग्राम स्तर की निगरानी समितियों को इस संबंध में सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 5.5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों पर निगरानी रखी जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की एक ग्राम पंचायत ने क्वारंटीन के दौरान प्रवासी कामगारों की आमदनी के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की है। जिले के प्राथमिक विद्यालय में संगरोध में रखे गए मजदूर ईंट बनाकर आमदनी अर्जित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पटेवा क्षेत्र की मानपुर ग्राम पंचायत ने एक मिसाल पेश की है। यहाँ की प्राथमिक शाला में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिकों ने ईंटों का निर्माण करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद मानपुर गांव की सरपंच ब्रिजेन हीरा बंजारे ने इन श्रमिकों को स्कूल परिसर में ही मिट्टी और रेत सहित ईंट निर्माण के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध करा दी, जिसके बाद ये मजदूर अब तक लगभग 30,000 ईंटें बनाकर 15,000 रुपए से अधिक की आमदनी अर्जित कर चुके हैं। इन मजदूरों ने न सिर्फ अपनी क्वारंटाइन अवधि का सदुपयोग किया, बल्कि इस दौरान अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाया है। महासमुंद से आनंद राम साहू के साथ रायपुर से विकल्प शुक्ला। मध्य प्रदेश में 248 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,981 हो गई है। राज्य में कोरोना से 270 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 52 में से 49 जिलों में ये वायरस फैल चुका है। इस बीच प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान ग्रीन जोन में कई और कामों को ढील देने का फैसला किया है। इसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर ग्रीन जोन में अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एक मानक कार्य संचालन प्रक्रिया जारी की है। प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने बताया कि इन मानक नियमों के अनुसार जिन लोगों को बुखार, सर्दी, खांसी या गले में खराश है, उन्हें इन दुकानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इन दुकानों के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना होगा और सभी कर्मचारियों को मास्क, हेड कवर और एप्रन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसी तरह उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को हर उपयोग के बाद साफ करना जरूरी होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी प्रवासी श्रमिकों की घर घर जाकर कोरोना संक्रमण जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में तुरंत जांच दल गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों की वापसी को देखते हुए संक्रमण जांच के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 1,054 मजदूरों में पॉजिटिव मामले उजागर हुए हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का 53% से अधिक है। इन दिनों प्रतिदिन 1,25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न भागों से बिहार आ रहे हैं। अब तक लगभग 9 लाख प्रवासी कामगार आ चुके हैं, जिन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,987 हो गई है। 593 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में कल रात 18 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी के रोगियों की कुल संख्या 308 हो गई है। बोकारो जिले में पिछले 1.5 महीने से किसी के संक्रमित होने की खबर नहीं थी, लेकिन कल वहां भी 5 लोगों में संक्रमण पाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 4 जवानों में कल कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। ये चारों लोग दिल्ली से लौटे थे। इस बीच राज्य में उपचार के बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पलामू जिले में संक्रमित सभी 15 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक 136 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने रेड जोन और कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जिलों में आज से कुछ शर्तों के साथ अंतर जिला राज्य परिवहन बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। इस बीच रेलवे ने एक आदेश के तहत कहा है कि महाराष्ट्र में 1 जून से निर्धारित विशेष रेलगाड़ियों की सभी टिकटें रद्द मानी जाएंगी और यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने कहा है कि एसटी बसों को 50% अतिभोग पर चलाया जाएगा ताकि यात्रियों में सामाजिक दूरी का पालन हो और यह सेवाएं सीमित घंटों के लिए उपलब्ध रहेगी। परिवहन निगम ने कहा है कि रेड जोन और कोविड-19 सम्मिलित क्षेत्रों से यह बसें नहीं चलेगी। मुंबई की स्थानीय सड़क परिवहन बस सेवा बेस्ट के कर्मचारियों के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखा गया है और अब तक 137 बस ड्राइवरों तथा कंडक्टरों को कोविड-19 हो चुका है। भारतीय रेलवे ने तय किया है कि आरक्षित टिकटों की बुकिंग तथा रद्द करने की सुविधा डाकघरों, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, लाइसेंसधारियों आदि आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से शुरू की जाएगी। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान औम्पुन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा, ओडिशा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल होने की संभावना। प्रधानमंत्री ने कहा, चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के लगभग 1,70,000 जन सेवा आरक्षण केंद्रों से रेल टिकटों की बुकिंग आज से फिर शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के संबंध में विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया। और खाड़ी देशों से 1,000 से अधिक फंसे भारतीयों को आज 7 उड़ानों से स्वदेश लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों मस्कत, दोहा, रियाद, बहरीन और दुबई से 7 उड़ानों से आज 1,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटेंगे। एक रिपोर्ट। आज दुबई से श्रीनगर के लिए वंदे भारत उड़ान के तहत लगभग 150 लोगों के वापस लौटने की उम्मीद है। वरिष्ठ नागरिकों, मेडिकल इमरजेंसी केसेस, गर्भवती महिलाओं और जिनकी नौकरियां जाती रही, उन्हें भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है। खाड़ी देशों से जम्मू कश्मीर के लिए ये पहली उड़ान है। इसके अलावा दुबई से 2 और उड़ानें निर्धारित है, एक कोची और दूसरी हैदराबाद के लिए। दोहा से बेंगलुरु, बहरीन से तिरुवनंतपुरम, मस्कत से कन्नूर और रियाद से विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद की उड़ानें भी निर्धारित हैं। आज इन विशेष विमानों द्वारा 1,000 से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों से घर वापस आएंगे। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूर्णबंदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में फंसे अपने निवासियों को वापस लाने के लिए अब तक 23 स्पेशल रेलगाड़ियां, 3 उड़ानें और कई बसों की व्यवस्था की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 83,334 लोग जम्मू कश्मीर वापस आए हैं। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षित यात्रा और गृह जिलों तक वापसी के व्यापक प्रबंध किए हैं। वापस आ रहे सभी लोगों की कोरोना संक्रमण जांच की जा रही है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि संगरोध में रखे गए लोग पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त होने के बाद ही घर वापस जाएं। प्रशासन केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के चामिल सिंह को लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रोजगार मिला है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की पहल का आभार व्यक्त किया है। चमेल सिंह राणा है, मैं प्रॉपर डोडा जोधपुर का रहने वाला हूं। तो हम यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान में काम कर रहे हैं। तो अभी शुक्रगुजार हैं मोदी जी के, जो कि मतलब इन्होंने हमें लॉकडाउन में काम करने की परमिशन दी। तो पहले हमें मतलब बहुत परेशानी थी, हम भूख से मतलब तड़फ रहे थे। तो अभी हमें काम यहाँ पे जो दिया है, तो अभी हमारे मतलब बाल बच्चे जो हैं उनको रोजी मिल रही है। गुजरात में छोटा उदयपुर जिले के वनवासियों को पूर्णबंदी के बीच तिमुरू की पत्तियां बेचने में कठिनाई हो रही है। इसे तेंदुपत्ती भी कहा जाता है। वन विकास निगम इनकी मदद के लिए आगे आया है। ये निगम इन जनजातीय लोगों से तिमुरू पत्तियां खरीदकर उन्हें आजीविका अर्जित करने में मदद कर रहा है। हमारी संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। हर साल पड़ोसी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र से थोक व्यापारी तेंदुपत्ते खरीदने के लिए छोटा उदयपुर आते हैं, पर लॉकडाउन के चलते जब बाहर के राज्यों से व्यापारी नहीं आ पा रहे थे, तब वन विकास निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर तेंदुपत्ते की खरीद प्रक्रिया शुरू की। आकाशवाणी से बात करते हुए निगम के प्रभागीय प्रबंधक डीआर गोहिल ने कहा, तेंदुपत्ते खरीदने के लिए जिले में वनवासियों को नकद राशि दी गई है। छोटा उदयपुर जिले में कुल तेंदुपत्ते के 14 यूनिट आते थे। इस साल लॉकडाउन की परिस्थिति में कुल 1,55,00,000 रुपए का चुकारा आदिवासी तथा ग्रामवासियों को किया गया है।
वन विकास निगम की इस पहल से लॉकडाउन के दौरान वास्तव में छोटा उदयपुर की राठवा जनजाति की कठिनाइयां कम हुई है। छोटा उदयपुर से राजेश राठवा के साथ अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। ये बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी। श्रोता शाम 7:30 पर हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर ये प्रसारण सुन सकेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पूरे देश के कम्युनिटी रेडियो के साथ बातचीत। आप लोग ऐसे दिनों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जगह जगह से रिपोर्ट मिलते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कहूंगा कि कोविड के संकट का सामना करने में कम्युनिटी रेडियो भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए और क्या कर सकते हैं इसकी चर्चा करना ही मेरे आने का उद्देश्य था। आप सबका स्वागत है। इस बातचीत का प्रसारण 22 मई को शाम 7 बजे से सभी कम्युनिटी रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आप उसी दिन FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज, AIR न्यूज 24x7 पर शाम 7:30 बजे हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में सुन सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। कोविड-19 महामारी के बाद पर्यावरणीय स्थिति में बदलाव के अनुरूप इस वर्ष का विषय है समाधान प्रकृति में निहित है। इस अवसर पर अनेक पहल की जा रही है। तमिलनाडु में पर्यावरण और वन मंत्रालय के वनस्पति आनुवंशिक और पौध जनन संस्थान ने वन संरक्षण और पारिस्थितिकीय स्थायित्व पर ऑनलाइन परिचर्चा का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-44। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम संवाद में आज शाम 7:10 पर रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से यात्री रेलगाड़ियों से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें 1800-115767। टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक गुजराती समाचार पत्र में कल प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया कि देश में प्रति 1 लाख की आबादी पर 8,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ये दावा पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने स्पष्ट किया कि देश में कल शाम तक प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 8.3 लोग ही कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पूर्णबंदी निर्देशों में छूट के बाद प्रशिक्षण फिर शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्राधिकरण के केंद्रों को सहमति पत्र भरने होंगे। खिलाड़ियों और खेल संघों के सहमति पत्रों पर कोविड-19 कार्यबल निगरानी रखेगा। एक रिपोर्ट। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनुसार खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शुरुआती चरण में खेल गतिविधि छोटे समूह के साथ सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शुरू किया जा सकता है। गृह और खेल मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद यह SOP जारी किया गया है। यह SOP सभी SAI और गैर SAI प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 31 डिग्री और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में हल्की वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा होने और आंधी आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। जम्मू कश्मीर में रामबन जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4,753 लाभार्थियों को लगभग 39 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। योजना के अंतर्गत जिले में 1,333 मकान बन चुके हैं और 7,344 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी और ग्रामीण दोनों ही परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तथा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के आयुक्त अजीत कुमार साहू ने कल जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन और केंद्र शासित प्रदेश के सभी घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने की परियोजना की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और सभी घरों में पाइप से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए वर्ष 2022 की समय सीमा तय की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। तूफान ओम्पुन की तबाही को अखबारों ने अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ओम्पुन का तांडव, 72 मरे, मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख तक का मुआवजा। प्रधानमंत्री आज करेंगे हवाई निरीक्षण। नव भारत टाइम्स की टिप्पणी है, सिटी ऑफ जॉय को दुखी कर आगे निकला ओम्पुन, ओडिशा से ज्यादा पश्चिम बंगाल में नुकसान। जनसत्ता की सुर्खी है, 24 घंटों में 3,000 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 45,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ होने की दर 40% से ज्यादा। मृतकों में भी 70% पहले से ही थे अन्य बीमारियों से ग्रस्त। पूर्णबंदी के चौथे चरण में जिंदगी की रफ्तार पकड़ने पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, पटरी से लेकर आसमान तक रफ्तार भरने को देश तैयार। 1 जून से 200 ट्रेनों के लिए 6 घंटे में ही हो गई 5.5 लाख टिकटों की बुकिंग। कुछ और ट्रेनों के संचालन पर भी जल्द होगा फैसला। हिंदुस्तान लिखता है, विमान में किराए की अधिकतम सीमा तय, अभी 33% ही घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। दैनिक भास्कर का कहना है कि 15 जुलाई तक खुल सकते हैं स्कूल, एक दिन में 50% तक बच्चे ही आएंगे। केंद्र जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा। छात्रों और स्टाफ को सैनिटाइजेशन और सुरक्षित दूरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उठाए सवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंस वाली सुनवाई से नहीं मिल रहा न्याय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश करेंगे आग्रह। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि देश में कल शाम तक प्रति 1 लाख आबादी पर केवल 8.3 लोग ही कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान ओम्पुन से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा करेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा, ओडिशा के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल होने की संभावना। प्रधानमंत्री ने कहा, चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश के लगभग 1,70,000 जनसेवा आरक्षण केंद्रों से रेल टिकटों की बुकिंग आज से फिर शुरू। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों के संबंध में विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों और यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। और खाड़ी देशों से 1,000 से अधिक फंसे भारतीयों को आज 7 उड़ानों से स्वदेश लाया जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।